अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कर रहे हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें हमने अराइवल टाइम सबका 0 रखा था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने देखा था कि वो किस तरह काम करता है कि जो प्रोसेस पहले आया है वही पहले जो है प्रोसेस होगा। तो ये हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। क्योंकि उसका अराइवल टाइम हमने सबका 0 रखा था तो सारे प्रोसेस पहले से ही अवेलेबल थे, तो हमने उनको लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट किया था। तो अब इसी के जैसा इसका दूसरा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास, जिसको कहते हैं SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें वो जॉब्स पहले, वो प्रोसेस पहले चलते हैं, पहले एग्जीक्यूट होते हैं जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा कम होता है। यानी जो सबसे जल्दी फारिग हो जाएंगे, जिनका काम इतना नहीं है, जो बर्स्ट टाइम सबसे कम लेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट जो जॉब्स होंगी, जो प्रोसेस होंगे, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। और इसमें अराइवल टाइम भी आपका डिपेंड करता है। अब इस सवाल में जो हम देख रहे हैं, इसमें तो अराइवल टाइम हमने एज़ यूजुअल 0 लिया है, लेकिन जब आपके अराइवल टाइम अलग होंगे तो वो उस हिसाब से आप लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेस 1 का हमारे पास यहाँ पर अराइवल टाइम 0 है और प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 1 है, तो ये नहीं कि अगर प्रोसेस 2 की बर्स्ट टाइम कम है तो आप पहले उसको चला दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अराइवल टाइम को भी हमें देखना होगा कि जब आप 0 से गैंट चार्ट बनाना शुरू करते हैं तो जब वो प्रोसेस जो शॉर्टेस्ट जॉब वाला है वो अवेलेबल है या नहीं, यानी वो 0 पे अराइव हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप फिर वही चलाएंगे जो प्रोसेस उस वक्त अवेलेबल होंगे, और जो प्रोसेस उस वक्त अराइव हो चुके होंगे उसमें से आप कंपेयर करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला होगा उसको पहले चलाएंगे। वरना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होता था कि अगर सेम अराइवल टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस आ रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज चलाते थे, जो पहले आएगा हम उसको पहले चला देंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही अराइवल टाइम पे आ रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा जो बर्स्ट टाइम वाला होगा वो पहले चलेगा। तो इसी के साथ ये सवाल शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे, जिसका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम निकलेगा। वो हम निकालेंगे गैंट चार्ट की मदद से। उसके बाद ये हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज़ होंगे हमारी कैलकुलेशंस के लिए, जो हम कैलकुलेशंस करते हैं इन द एंड। तो सवाल शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ होता है उसकी मदद से आप गैंट चार्ट बना लें, ताकि आपको कंप्लीशन टाइम निकालने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने कहा, ये सब अराइवल हुए हैं 0 पे। तो अब हम इस बार हमने प्रोसेसेस 5 लिए हैं, तो अब हम ये चेक करेंगे कि सारे प्रोसेस 0 पे अराइव हो चुके हैं। और हमारा गैंट चार्ट भी आपको पता है एज़ यूजुअल 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो मैं प्रोसेस चलाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, वो होगा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, जो कि यहाँ पर P2 और P3 का है। यानी प्रोसेस 2 का भी 3 है और प्रोसेस 3 का भी 3 है। जब ऐसे किस्म की प्रॉब्लम आ जाए कि अराइवल टाइम भी सेम हो और बर्स्ट टाइम भी एक जैसा हो, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप FCFS वाला ट्राई करें कि सीक्वेंस में चला दें कि P2 पहले लिखा हुआ है तो आप पहले P2 चला दें और P3 बाद में चला दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप P3 पहले भी चला सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में चला के रखेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन रहेगा और एग्जामिनर को, आपका जो चेकर होगा, टीचर वगैरह, उनको भी आसानी होगी ऐसे देखने में। तो आप जो पहले आ रहा है आप उसको पहले चला दें। जैसे कि यहाँ पर मुझे P2 पहले दिख रहा है और P2 0 से स्टार्ट हुआ है और तो वो बर्स्ट टाइम 3 है, तो वो 3 तक चलेगा। सिंपल इज़ डैट। उसके बाद मैं कहूँ कि सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है, तो वो आप देख के बता सकते हैं कि वो P3 है और वो उसका बर्स्ट टाइम भी 3 है। तो जब मैं 3 ऐड करूँगा, क्योंकि अभी आपका जो CPU है वो ऑलरेडी 3 पे मौजूद है, तो अब बर्स्ट टाइम आप उसमें ऐड करते जाते रहते हैं। तो अब P3 का बर्स्ट टाइम 3 है, तो मैं जब 3 में ऐड करूँगा तो वो हो जाएगा 6। यानी अब हमारा जो CPU है वो 6 पे मौजूद है। अब 6 पे उसको नया प्रोसेस चलाना है, क्योंकि यहाँ पे P3 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देखूंगा सबसे छोटा प्रोसेस कौन सा है, तो वो मुझे दिख रहा है P5।
तो मैं P5 को चला दूंगा और वो 6 पे चलना जब शुरू होगा तो उसमें मुझे 15 को ऐड करना है। तो जब मैं 15 को ऐड करूंगा तो वो मेरा प्रोसेस चलेगा 21 तक। ठीक है, अब इसी के साथ अगला प्रोसेस मेरे को कौन सा चलाना है, तो मैं देखूंगा P4 का हमारे पास 23 बर्स्ट टाइम है और P1 का 24 है। तो मैं सबसे पहले P4 चलाऊंगा और P4 को मुझे 23 टाइम चलाना है, तो यानी मुझे 21 में 23 ऐड करना होगा। जब 21 में मैं 23 को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 31, 41, 42, 43, 44। ये 44 हो जाएगा मेरा P4। इसी के साथ आखिरी हमारे पास बचा है P1, जिसको हमने चलाना है 24 टाइम। जब मैं 24 इसमें ऐड करूँगा 44 में तो ये हो जाएगा 54, 64, 68। तो इसका जो मेरे पास कंप्लीशन टाइम आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आया है 68, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा हो चुका है गैंट चार्ट कंप्लीट। अब इसी को देखते हुए हम बनाएंगे हमारा ये कंप्लीशन, हम इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहला कंप्लीशन हमारे को किसका नज़र आ रहा है, P2 का। तो P2 का हम यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं, जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रहा लिखा हुआ जो राइट हैंड साइड पे होता है आपके गैंट चार्ट पे। 0 से 3 तक चला था तो 3 इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। और उसके बाद मेरा P3 का लिखा हुआ है, P3 का कंप्लीशन टाइम मेरा 6 लिखा हुआ है, तो मैं 6 लिख लेता हूँ। उसके बाद P5 का लिखा हुआ है, P5 का मेरा कंप्लीशन टाइम 21 लिखा हुआ है, तो मैं 21 लिख लेता हूँ। और उसके बाद मेरा जो P4 का है, P4 का मेरे पास लिखा हुआ है 44 और P1 का लिखा हुआ है 68, तो मैं ये दोनों लिख लेता हूँ। P4 का मेरे पास 44 और P1 का मेरे पास है 68। अब इसी के साथ मुझे निकालना है इसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब आपको याद हो कि मैंने इसके तीनों का फॉर्मूला बताया था, जो कि आपके नीचे लिखे हुए हैं। टर्न अराउंड टाइम निकलता है आपके कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करके, और वेटिंग टाइम निकलता है टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करके, और रिस्पॉन्स टाइम निकलता है कि आपके प्रोसेस को सबसे पहले जब CPU मिला था उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है। तो सिंपल ये इस तरह निकलेंगे। तो मैं आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कैसे निकलेगा कि कंप्लीशन टाइम में से, यानी 68 में से, या मैं आपको फिगर में करके दिखाता हूँ, 68 में से मैंने माइनस कर देना है अराइवल को। तो ये सिंपल आ जाएगा 68, बिकॉज अराइवल आपका सबका 0 है, तो ये ऑलरेडी वही आंसर आ जाएंगे जो आपके कंप्लीशन टाइम के होंगे। सिंपल। अब वेटिंग टाइम किस तरह निकलेगा, वेटिंग टाइम आपका निकलता है टर्न अराउंड टाइम जो आया है उसमें से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करके। तो टर्न अराउंड टाइम मेरा 68 आया था और उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है बर्स्ट टाइम को, तो यानी 68 माइनस 24। तो 68 माइनस 24 मेरा यहाँ आ जाएगा 44। तो ये मेरा 44 आ गया है। इसी के चलते हुए मैं नीचे सारे कैलकुलेट कर लूँगा एक साथ। ये देखें, ये ऑटोमेटिक सारे कैलकुलेट हो गए हैं। 3 माइनस 3 0 P2 का, इसका 6 माइनस 3 3, इसका 44 माइनस 23 21, इसका 21 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 6। अब आपका रिस्पॉन्स टाइम का मैंने कहा था कि आपके जो प्रोसेस को सबसे पहले CPU एलोकेट हुआ है उसमें से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है सबसे पहले निकालना है P1 का। तो P1 का रिस्पॉन्स टाइम निकलेगा, P1 को सबसे पहले CPU कब अलॉट हुआ था वो आप यहाँ पे गैंट चार्ट में देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा। P1 को सबसे पहले अलॉट हुआ था 44 पे। हालांकि इसमें गैंट चार्ट में ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव में आपके प्रोसेसेस एक ही बार पूरी तरीके से चलते हैं। जैसे एक प्रोसेस का अगर बर्स्ट टाइम 24 है तो वो एक वक्त पे जब चलेगा तो वो पूरा 24 चलेगा। लेकिन एक टाइप होती है आपकी प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव में ये होता है कि वो आपको हिस्सों में तोड़ दिया जाता है
वो एक एक हिस्से में, एक एक जंक में चलते हैं। जैसे अगर 24 बस टाइम है तो एक वक्त पे एक चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करते करते 24 बॉक्सेस बनते हैं। अब बीच में कोई और प्रोसेस भी आ सकता है इसके बीच में, तो ऐसे करके वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो हम बाद में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसलिए रिस्पॉन्स टाइम का हमने फॉर्मूला इस तरह लिखा है कि जब पहली दफ़ा CPU मिला है उसमें से अराइवल को माइनस करना है। तो अभी फ़िलहाल P1 को पहली दफ़ा CPU 44 पे मिला है, तो 44 में से हमने माइनस कर देना है अराइवल को। अराइवल सबका 0 है, तो ये आ गया 44। तो इसी के जैसे P2 को सबसे पहले मुझे, जैसे कि आप देख सकते हैं P2 को सबसे पहले मुझे 0 पे ही मिला था, और 0 माइनस 0 इज टू 0। और P3 को आपको सबसे पहले अलॉट हुआ था 3 पे, तो 3 माइनस 0 इज टू 3। और आपको P4 को अलॉट हुआ था 21 पे, तो 21। और P5 को अलॉट हुआ था 6 पे, तो 6 माइनस 0 इज टू 6। ये आपके सबके रिस्पॉन्स टाइम आ चुके हैं। अब हम इसमें से निकालेंगे हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, जो कि बेसिकली सिंपल मीन होता है, एवरेज निकालना है। तो सब नीचे हम चलते हैं फॉर्मूलाज पे और हमारे कैलकुलेशंस पे। तो सबसे पहली कैलकुलेशन है हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जिसमें हमने ऐड करना है सारे टर्न अराउंड टाइम को, और उसमें उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, यानी 5 से। ये आपका सिंपल मीन है, ये तो सबको आता होगा। तो 68 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 44 प्लस 21, ये मैंने लिख लिए सारे हमारे टर्न अराउंड टाइम, और ये आप देख सकते हैं। और उसको मैंने डिवाइड करा देना है 5 से, तो ये मेरा आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इसमें मैंने यूनिट नहीं लिखा है, तो वैसे आपको जो यूनिट भी दिया हुआ होता है वो ज़्यादातर मिली सेकेंड होता है, या सेकेंड हो सकता है, तो वो आप मिली सेकेंड वगैरह जो आपको यूनिट सवाल में दिया हुआ होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस में। इसी के जैसे मेरे को नीचे अब करना है वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना है, तो सारे वेटिंग टाइम को ऐड कर देना है। 44 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 21 प्लस 6, तो ये सारे मैंने वेटिंग टाइम को ऐड कर दिया है, और इसमें से डिवाइड कर देना है मैंने 5 से। तो ये आ गया मेरा एवरेज वेटिंग टाइम 14.8। ये एवरेज वेटिंग टाइम है कि एक प्रोसेस को तकरीबन 14.8 एवरेज वेट करना पड़ा था पूरी एग्जीक्यूशन में। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसी तरह निकलेगा। सारे रिस्पॉन्सेस को ऐड करना है, तो मैं सारे रिस्पॉन्सेस को ऐड कर देता हूँ। 44 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 21 प्लस 6, और इसको मैंने फिर नीचे चल के यहाँ पर डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये आ गया मेरे पास एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। क्योंकि अराइवल 0 था तो वेटिंग के जैसा ही आपका रिस्पॉन्स निकलता है। थ्रूपुट मैंने आपको बताया था, थ्रूपुट निकालने का होता है तरीका टोटल बर्स्ट टाइम को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। और अगर आपको समझना है ये थ्रूपुट, CPU यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंसी वगैरह क्या है, तो ये आप इसकी पहली वीडियो FCFS की चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था सब चीज़ें। तो थ्रूपुट निकालने का फ़िलहाल फॉर्मूला है टोटल बस टाइम को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस से। तो टोटल बस टाइम मेरा, मैं ऐसी ज़बानी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 24 प्लस 3, तो ये हो गया मेरे पास 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 23 53, और 53 में मैंने 15 ऐड करना है, तो 63, 65, 66, 68 हो गया आपका टोटल बस टाइम। और उसको डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो आपका ये 13.6 थ्रूपुट आ गया। CPU यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है आपका मैक्स कंप्लीशन, यानी आपका सबसे एंड का जो गैंट चार्ट की जो वैल्यू होगी वो थी हमारी 68, जैसा कि मुझे याद है हमने अभी गैंट चार्ट में देखी थी, जो कि हमारी थी 68। तो हाईएस्ट कंप्लीशन टाइम हमारा 68 है, तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंप्लीशन टाइम होगा। और उसको माइनस कर देना है ओवरहेड का मैंने आपको बताया था कि वो होता है आइडल टाइम, कि ऐसा टाइम जिसमें आपका CPU जो है बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा हो, फारिग बैठा हुआ हो, तो उसको कहते हैं हम ओवरहेड। तो वो अभी फ़िलहाल इस सवाल में नहीं आया, वो ज़्यादातर प्रीमिटिव में आता है, तो वो आगे जाके हम चेक करेंगे। उसको डिवाइड करा देना है वापस मैक्स कंप्लीशन टाइम से, जो कि 68 था, उसको ब्रैकेट को क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ताकि हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो इसमें मैंने इक्वल नहीं लगाया, तो मैं इस पर इक्वल लगा देता हूँ ताकि हमें वैल्यू दे दे।
तो आप देख सकते हैं ये आया है 100, ये परसेंटेज में आया है 100%, यानी हमारा जो CPU है वो 100% यूटिलाइज हुआ है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। इसमें कोई आइडल टाइम वगैरह नहीं आया बीच में। तो इनएफिशिएंसी इस हिसाब से हमारी 0 आनी चाहिए। तो इनएफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो कि 5 थे, और उसको डिवाइड करा देना है मैक्स कंप्लीशन से और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 आ चुका है, और टाइम वेस्टेड भी इस हिसाब से फिर 0 ही आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सवाल कंप्लीट होता है। ये सारी कैलकुलेशंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट, CPU यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा। मैं आपको सवाल का एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा सवाल था और ये हमारा इसका गैंट चार्ट था। ये हमारा गैंट चार्ट था। हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं 68 थी कंप्लीशन, और इसी के साथ ये हमारा फॉर्मूलाज थे और ये हमारी कैलकुलेशन थी। होपफुली आपको सवाल समझ आ गया होगा। ये हमने बेसिक पहले सवाल सॉल्व कर रहे हैं अराइवल के, ताकि आपको पता चल जाए FCFS, ये SJF और ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट वगैरह ये किस तरह काम करते हैं। फिर हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे। एक पार्ट 2 में इन सबका बनाऊंगा, जिसमें मैं अराइवल टाइम सबका चेंज करूंगा। अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले सवाल सॉल्व करा रहा हूँ सबके अराइवल टाइम 0 वाले, ताकि आपको दोनों टाइप के सवाल मिल जाएँ। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें हम यही सवाल यूज़ करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।